दुखी रहना, मन नहीं लगता है किसी काम में, या किसी एक भी काम को मैं बार बार करते रहती हूँ। मुझे सफाई के बाद ये लगने लग जाता है कि अब यहाँ दोबारा से गंदगी आ गई है, मुझे फिर से साफ़ करना है। मेरे को सिक्योरिटीज़ इशू रहते हैं, मैं बार बार देखता हूँ कि गेट खुला तो नहीं है, मैंने लगा दिया था बट फिर से मैं रीचेक करूँ। उसको सोशल एंजाइटी रहने लग जाती है, वो ये सोचने लग जाता है कि मैं कुछ करता हूँ ठीक भी करता हूँ या नहीं, थ्रेट में काम कुछ भी हो सकता है, या कैसा भी वो अपराध तक भी कर सकते हैं। मेमोरी वीक हो गई, आपने कुछ बोला था सामान उठाकर फ्रिज में रख देना, उन्होंने नहीं रखा, मम्मी आपको आजकल कुछ याद ही नहीं रहता है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। बेंडरा एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने बताया है कि हम व्यवहार करना कैसे सीखते हैं। कोई भी परेशानी दबा देने से कहीं जाती नहीं है, भेस बदल कर दूसरे रूप में बाहर आती है। जिस रूप में बाहर आती है वो विकृत होता है। आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर अनीता मोराल, जिनसे हमने बात की इंडिया में बढ़ती हुई मेंटल इलनेस के बारे में। हमने उनसे जाना मेंटल इलनेस के कॉजेज़, ट्रीटमेंट्स के बारे में, और उन्होंने हमसे शेयर किए कुछ रियल लाइफ केसेस। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप अपनी मेंटल लाइफ को इम्प्रूव करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट डॉक्टर अनीता मोराल के साथ। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर मेंटल हेल्थ को 2 लाइंस पे डिफाइन करना हो तो वो 2 लाइंस क्या होंगी? जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका मन लग रहा हो, जिस भी तरीके का काम है आप वहीं पर उपस्थित हो, आप कहीं और मन में कहीं और ना बैठे हो या कहीं और ना घूम रहे हो, तो समझिए उस व्यक्ति की मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी है। ओके, मतलब जो भी काम करें, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी आप जॉब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी के बारे में आप सोच रहे हो, वही आपके दिमाग में चल रहा हो, उसी के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हो। और यदि आप रनिंग कर रहे हैं तो आपका रनिंग करने में मन लग रहा हो कि मैं और आगे दौड़ सकता हूँ। इस तरीके से यदि आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो आपकी पूरी एनर्जी उस समय पे वहीं हो। तो बेसिकली जो फर्स्ट सिम्टम है मेंटल हेल्थ का वो यही है कि हम जो भी कर रहे हैं हम वहीं मौजूद हों पूरी तरह से, मन से भी और तन दिमाग से से भी, भी। तन से भी, या with mind and body we should be in the present moment, in the present activity in which we are involved. So that is, बहुत सिंपल a एक्सप्लेनेशन थी, good बहुत sign. अच्छी थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई रॉकेट साइंस है, मेंटल हेल्थ हो गया तो क्या बात पूछ ली, और ये तो थोड़ी गहरी बात पूछ ली, ये तो थोड़ी ज़्यादा साइंटिफिक हो गई। नो, इट इज़ नॉट, इट इज़ वेरी सिंपल। कि हम लोग अब जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो अब हम यहीं इसी विषय पर सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में और कोई फालतू की बात नहीं है कि वो काम पेंडिंग है, वहाँ जाना था, आगे आप पता नहीं जाने क्या पूछ लेंगे, मेरे से क्या बता दिया जाएगा। देन इट इज़ नॉट द स्टेबल कंडीशन। वी शुड बी देयर वेयर वी आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज द साइन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। तो कब पता चले कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है? जैसे कि आपने एग्जांपल दिया, हम जिस मोमेंट पे जो काम कर रहे हैं अगर उसे इंजॉय कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है। लेकिन अगर हम कुछ और सोच रहे हैं या लगातार कुछ भी काम करते हो हम एक ही बात सोच रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है? आप इसे ऐसे देखिए कि यदि आप कुछ भी कार्य करते समय कुछ और दूसरी बात आपके दिमाग में चल रही है तो ये तो आप पूरी तरह कर ही नहीं पाएंगे, इसके साथ तो ईमानदारी रह ही नहीं पाएगी, तो ये वाला काम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और यदि आप इस काम को कर रहे हैं तो आपका ये ऑब्जेक्टिव रहा होगा, एम रहा होगा, इसीलिए आप कर रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप इसके बारे में सोचने लग जाएंगे, यार वो मैं थोड़ा और ध्यान दे लेता तो ठीक रहता। फिर आप इसके बारे में सोचेंगे, वो निकल जाएगा दिमाग से जो पहले सोच रहे थे। फिर जब अगला काम करेंगे ये आपको हॉन्ग करेगा। तो इट विल बी अ साइकिल, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग परफेक्टली। सो इफेक्ट तो पड़ता ही है, और गलत भी है एक तरीके से देखा जाए, बट इफ वन इज ओके विद दैट तो कुछ भी गलत नहीं है। बट हम ओके रह नहीं सकते ना, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए होते हैं हम चाहते हैं कि हम उनको अच्छी तरीके से करें, और पूरा करने के बाद एक सेंस ऑफ प्राइड हमें फील हो।
तो वो अगर नहीं होता है तो वी फील बैड, वी फील अनसेटिस्फाइड, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो मैम अगर मेंटल हेल्थ की बात करें, आजकल क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आप देखती हैं या आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं हाँ वो जी, ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? ये तो बहुत वास्ट फील्ड है। आ, कोई आपके पास कोई भी समस्या लेके आ सकता है। आपके पास कोई ये समस्या लेके आ सकता है कि मेरे से प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है, घर वाले कुछ करने के लिए कह रहे हैं, टीचर्स कुछ और चाह रहे हैं, दोस्त कुछ और तरीके की पार्टिसिपेशन चाहते हैं, और मैं अपने पीयर ग्रुप में एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मम्मी पापा का कुछ और प्रेशर रहता है, दे वांट मी समथिंग एल्स, ऐसे रहो, मोरालिटी में ऐसे रहो, हमारे घर में ये सब नहीं होता है। तो एडजस्टमेंट इश्यूज लेकर आ सकते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है ये लेके आ सकते हैं, एनजाइटी, पैनिक हो रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग हो जाती है, सोशल एनजाइटी कि मुझे सब कुछ आता होता है लेकिन जब मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेजेंट करने के लिए प्रिपेयर होता हूँ तो मेरे पैर कांपने लग जाते हैं, मेरे हाथ साथ नहीं देते हैं, मैं भूलने लग जाती हूँ व्हाटएवर। तो ये सारी दिक्कत, दुखी रहना, मन नहीं लगता है किसी काम में, या किसी एक भी काम को मैं बार बार करते रहती हूँ, मुझे सफाई के बाद ये लगने लग जाता है कि अब यहाँ दोबारा से गंदगी आ गई है, मुझे फिर से साफ करना है। मेरे को सिक्योरिटीज इशू रहते हैं, मैं बार बार देखता हूँ कि गेट खुला तो नहीं है, मैंने लगा दिया था बट फिर से मैं रीचेक कर लूँ। या मेरे को ये लगता है मूर्तियों को देखकर, मंदिरों को देखकर कि इसमें कुछ नहीं रखा है, इनकी बेइज्जती कर दो, इनको हिट कर दो, इनको मार दो, इनके ऊपर कुछ कीचड़ फेंक दो। तो सो मैनी थिंग्स, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं कि मैं तो बहुत टाइम दे रहा हूँ अपने रिलेशनशिप में बट वो मुझे टाइम नहीं दे रही है, वो मुझे समझ नहीं रहा है, वो मुझे सुन नहीं रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू हैंडल, शुड आई बी फार ऑफ हिम और हर, और शुड आई कंटिन्यू और लाइक दैट। तो it is a very vast field, people come with different problems and issues and handling approaches they want to learn. तो किस एज ग्रुप में आजकल मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा हो रही हैं? ये तो सर किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, इवन अगर हमें लोग अप्रोच कर रहे हैं तो दे आर दी अवेयर पीपल, हम्म सजग हैं वो लोग, हम्म तो उनको तो हम अप्रिशिएट करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घरों में कोने में छिपे बैठे हैं किसी स्टिग्मा की वजह से या किसी मिथ की वजह से, तो वो हमारे तक आ ही नहीं रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपके सवाल पर आए तो जो रिसर्चेस वगैरह हुए हैं उसमें टीनेज ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि उनके पास आज के समय में प्रेशर बहुत है। करियर का प्रेशर पहले टीनेज पर थोड़ा कम होता था, हम्म अभी आपको 12th करते करते डिसाइड कर लेना है विच स्ट्रीम यू वांट टू चूज अहेड, you should be very much precise about it, and it is not about their choice, it is about sometimes the expectations of the parent, वो खुद ही बता देते हैं कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है। तो दैट इज द प्रेशर, उनकी बॉडी अपने आप में एडजस्ट कर रही होती है, बिल्ड हो रही होती है, हार्मोनल चेंज हो रहा होता है, तो दैट इज द अनदर चैलेंज एंड द प्रेशर एंड द चेंज दे गो थ्रू विद। इसके अलावा आप साइकोलॉजिकल, इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना, और उनका अपना उस एज का वो एंथुसियाज्म, वो उत्साह, वो कुछ भी कर गुजरने की जो एक चाहत है, वो जो सपने हैं जो अभी नहीं पता होने की ये कभी हकीकत बनेंगे या नहीं बनेंगे, बट या दे थिंक या दैट विल बी द रियलिटी समडे। तो उस सब के बीच में वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, पिसने लग जाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो देन दे सफ़र। उनका बैकग्राउंड पेरेंटल, उनका पेरेंटल ट्रीटमेंट, माता पिता कैसे ट्रीट करते हैं, माता पिता के आपस में संबंध कैसे हैं, यदि आपके संबंध अच्छे नहीं हैं पेरेंट के आपस में तो बच्चा हेल्दी नहीं फील करता है, इनसिक्योर फील करता है, आप उसको स्कॉल्ड भी करते हो, आप इस वजह से उसको स्कॉल्ड नहीं कर रहे हो क्योंकि उसकी गलती है, आप इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि आप दोनों के बीच में नहीं बन रही है, या आपको आपका लाइफ पार्टनर नहीं समझ पा रहा है आपकी बात को, तो आप बच्चे को डिस्प्लेस करने लग जाते हो अपने गुस्से को, उसको पिटाई कर देते हो, तो उसकी सेल्फ एस्टीम लॉस हो जाती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है,
उसको सोशल एंजाइटी रहने लग जाती है, वो ये सोचने लग जाता है कि मैं कुछ करता हूँ वो ठीक भी करता हूँ या नहीं, तो सेल्फ डाउट्स आने लग जाते हैं. सो दैट इज वाई टीन इज सफरिंग अ लॉट ऐसे. और या फिर हम कहीं पे इतना लीनियंट हुए जा रहे हैं कि हम कहीं टोक ही नहीं रहे हैं, हम सिखा ही नहीं रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. एक ये स्थिति भी है. तो वहां पर भी बच्चा अनसेफ है, टीन अनसेफ है, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत होती है उनकी और एनर्जी भी होती है. अब आपने डायरेक्ट नहीं किया हुआ उसको किधर लगाना है, कैसे लगाना है. इवेंचुअली थ्रेट में कम कुछ भी हो सकता है, या कैसा भी वो अपराध तक भी कर सकते हैं. तो ज़्यादा लीनियंट होना भी गड़बड़ हो रहा है, वो भी है एक इस समय पे चलन जिसको कह देते हैं, वो भी है. तो एक तो ये टीन वाला इशू हो गया, इस पे तो खैर और भी बहुत बोला जा सकता है, लेकिन हम इसको ऐसे सॉर्ट आउट करें अगर, तो फिर दूसरा आता है कि ओल्ड एज, दे फील लोनली. एक समय था जब उनकी हुकूमत हुआ करती थी, अब एक समय है जब वो खुद हुकूमत के अंदर आते हैं, उन पर कोई हुकूमत करता है. दे मिस दोज डेज, दे मिस देयर पीपल, देयर कंपनी, जहाँ बैठ के बातें होती थी. अभी वो डिपेंडेंट फील करने लग जाते हैं, और आप उनके पास अभी उतना समय नहीं दे पाते हो जब पहले दे पाते थे, बिकॉज आपके उनके कुछ नीड पूरे हो रहे थे उनसे, तो आप बैठते थे, बातें करते थे. अभी आप अपने परिवार बना रहे हो, कैरियर बना रहे हो, तो वो थोड़ा लोनली फील करते हैं पेरेंट. ओल्ड एज, वहाँ पर बहुत सारी इश्यूज आ जाते हैं. न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन आने लग जाता है. न्यूरोनल लेवल पर जो हमारी न्यूरल एक्टिविटी होती है वो उनकी स्लो हो जाती है. मेमोरी थोड़ी वीक हो जाती है. मेमोरी वीक हो गई. आपने कुछ बोला था कि मम्मी ये सामान उठाकर फ्रिज में रख देना, उन्होंने नहीं रखा. अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि ये बात ही नहीं मानती है. उनके पॉइंट पे जाके सोचोगे तो उनको याद नहीं रहा, उनकी गलती नहीं, उनकी गलती नहीं है. अब आप उनके शू में रख के नहीं देख रहे हो चीज को, तो आप उनको स्कॉल्ड कर सकते हो. आप उनको चाहे प्यार से ही बोलो, मम्मी आपको आजकल कुछ याद ही नहीं रहता है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा. सो दैट इज वाई ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है. इससे ज्यादा भी होता है, क्योंकि घर में हम बहुत फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं बोलने में, हम रफ भी हो जाते हैं, हम लाउड भी हो जाते हैं, तो लेकिन हर्ट होता है फिर सामने. सो ओल्ड एज एंड देन अर्ली यंगस्टर्स, 20 से स्टार्ट कीजिए 35 तक. दिस इज द स्ट्रगलिंग पॉपुलेशन. दे रश फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक सा करियर मिल जाए, ठीक सा लाइफ पार्टनर मिल जाए, ठीक सा रिलेशनशिप मिल जाए. अप्रूवल बहुत चाहिए, मैं कैसे, किस तरह से मैं रहता हूँ, मैं कैसे लग रहा हूँ, मैंने कैसे अच्छा पहना है, मैं ठीक से बात करता हूँ नहीं करता हूँ, या मेरे को लोग थोड़ा कुछ समझते हैं, मेरी कोई वैल्यू है नहीं है. तो ये सारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं इस एज में, और मैं भी जाने क्या कर गुजर जाऊँगा, ये इच्छा भी बहुत होती है. तो अगर नहीं मिलता है वापसी में तो निराशा होती है, हताश होते हैं और बेचैन होते हैं, अकेलापन भी आ जाता है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती हैं. फिर वही बात है, जिस रास्ते पर चले थे, जिस उद्देश्य के पीछे चले थे, वो पूरा नहीं होता है, फिर वापस से मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है. सो दीज आर द थिंग्स, डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट मेंटल स्टेट्स वी go through with and different mental health issues we can face. तो सभी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में मेंटल इश्यूज आ सकते हैं. हमारी सोसाइटी में मैम माना जाता है पहले से, और वो मुझे लगता है अभी तक भी चलता आ रहा है, कि जो मेल्स होते हैं वो बहुत कम चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं. जैसे हम बोलें कि स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन मेल्स कहते हैं हमें कोई स्ट्रेस नहीं है. या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हम कहें भाई आपको ये हो सकता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब एक्सेप्टेंस मुझे लगता है कि फीमेल्स में या टीनेजर्स में मेल से थोड़ी ज़्यादा है. क्या ये बात ठीक है? काफ़ी हद तक ठीक है. बेसिकली हमें पाला पोसा इस तरीके से जाता है कि मेल को ये सिखा दिया जाता है कि आपको ये छोटी छोटी बातें बतानी नहीं है, अगर आप इसे बताएंगे तो आप कमज़ोर समझे जाएंगे. और वो कमज़ोर ना समझे जाने वाला जो उसके अंदर एक बैठा दिया जाता है, शक, सुबह, डर, उसकी वजह से वो डिनायल में रहना सीख जाते हैं. उनके साथ वो चीज़ हो रही है, वो दबाव में है, वो प्रेशर में है, बट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट.
और ये वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, ये उनको डीपर माइंड से ही इम्पल्स आ रहा है कि नहीं, मैं किसी दबाव में नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने ये बचपन में या बड़े होते समय पे सीख लिया है और ये उनके बहुत गहरे उसमें चला गया है, गहरे लेवल ऑफ माइंड पे चला गया है और ये अब उनकी प्रवृत्ति बन गई है. दिस इज देयर टेम्परामेंट नाउ. सो दे रिजेक्ट, नो आई एम ऑल फाइन, आई एम ऑल ओके, आई एम नॉट फीलिंग एनी स्ट्रेस. एंड ये तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं इस तरीके से. मे बी वो छोटी मोटी ना हो, बहुत बड़ी हो, दूसरे लोग उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हों, बट ये व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट मेल ईगो. ही इज ब्रॉट अप विद दैट सिंस लॉन्ग. तो ये हमारे साथ समाज में है, पुरुषों के साथ ये एक तरीके का एक चैलेंज है कि वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. आजकल हालांकि करने लगे हैं. आजकल वो जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं पीपल, इट विल, दिस थिंग विल बी देयर amongst the people and they will be watching it and listening it and seeing whatever. So awareness तो आती है और फिर आप एक्सेप्ट करते भी हैं. जैसे आप बुक्स वगैरह पढ़ें, आप मूवीज़ वगैरह देखें, सिनेमा देखें, तो वहाँ पर अब मेल्स को भी एक्सप्रेसिव होने के लिए विंडो दिए जा रहे हैं. दे से समटाइम्स कि मेरे से नहीं हो रहा भाई, तुम कर लो. इवन वो अपने फीमेल पार्टनर से भी कह देते हैं भाई तुम, यू कैन डू इट बेटर वे, लेट मी सिट बिहाइंड. सो दे आर लर्निंग अबाउट इट एंड इट इज़ हेल्दी, इट इज़ गुड. जो मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं वो फिर भी एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि रोना बड़ा मुश्किल है मेल्स के लिए. मतलब हमने भी शायद ही अपने फादर को कभी रोते हुए देखा हो, या अपने बड़े भाई को या किसी चाचा या किसी भी रिश्तेदार को कभी रोते हुए देखा हो. जबकि लेडीज अक्सर आपस में बैठती भी हैं, कभी बातें भी करती हैं तो इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मैन आर इक्वली इमोशनल बट एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या अवेयर कर सकते हैं लोगों को कि रोना कोई गलत बात नहीं है, रोना भी अच्छी बात है कभी कभी. बेसिकली नितिन जी, कोई भी चीज़ की डिग्री अगर बढ़ा दी जाए वही हमारे लिए हार्मफुल है. आप किसी भी चीज़ की मात्रा बढ़ा दीजिए, उसके होने की दर बढ़ा दीजिए, तो वो हमारे लिए हार्मफुल एक तरीके से होने लग जाती है. और या किसी चीज़ को बिल्कुल सीज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, वो भी हार्मफुल हो जाती है. अभी क्या है कि आपने महिलाओं के, जैसे स्त्रियों के आपने कॉन्टेक्स्ट में कहा कि वो ज़्यादा रो लेती हैं, आसानी से बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को कह लेती हैं, एक्सप्रेस कर लेती हैं. वो इतनी ज़्यादा रोने लग जाती हैं कि वो फिर रोने ही लगती रहती हैं, है ना. तो उनको हर बात में ही रोना आने लग जाता है. ऐसा भी है. यस, थिंग्स आर कंटेजियस टू. होता है ना कि एक घटना हुई, उसी से मिलती जुलती दूसरी भी फिर होने की संभावना बढ़ गई, फिर उससे दूसरी हुई तो फिर तीसरी होने की संभावना जल्दी बढ़ गई. तो ऐसे ही आदत और व्यवहारों का निर्माण भी होता है. तो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ही रोने की आदत हो गई है तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी रोना या शोर मचाना या अपसेट होना शुरू कर देते हो. एंड इट इज़ नॉट कि आप उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, नहीं. ये वो है कि आप उस तरीके से उस चीज़ के साथ हैंडलिंग कर रहे हो. वो आपका तरीका हो गया है चीज़ों को हैंडल करने का, और हैंडल चीज़ें होती नहीं है. अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करें तो महिलाएं मेंटल हेल्थ से ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, इलनेस से, मेंटल इलनेस से महिलाएं ज़्यादा सफ़र कर रही हैं एज कम्पेयर टू द मेल्स. मेल्स को थोड़ा थ्रेटनिंग डिजीज मेंटल हेल्थ में जो सीवियर लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, बट एक बॉर्डर लेवल पे जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में है वो महिलाओं की ज़्यादा है, स्त्रियों की ज़्यादा. पुरुषों का है कि उनको बिल्कुल ही सिखा दिया गया है कि नहीं, डोंट एक्सप्रेस, यू विल बी कंसिडर्ड अ वीकर पर्सन. आप एक कमज़ोर व्यक्ति माने जाएंगे अगर आप जरा जरा से अब आप रो रहे हैं तो. एंड एज यू सेड कि आप अपने पापा को कभी रोते नहीं देखा है, तो हम देख कर ही सीखते हैं. बेंडुरा एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट. उन्होंने बताया है कि हम व्यवहार करना कैसे सीखते हैं. तो सबसे जो मेजर फैक्टर उन्होंने बताया है वो बताया है ऑब्जर्व करके सीखना. और ऑब्जर्व सबसे ज्यादा हम अपने जीवन में किसे करते हैं? अपने माता पिता को. तो हम ना चाहते हुए भी उनके समस्याओं से बचने के तरीके अपना लेते हैं और सीख जाते हैं. जिस तरीके से वो किसी समस्या से डील करते हैं, बचते हैं,
निकल जाते हैं, समाधान ढूंढते हैं, वही तरीका हमारा भी बन जाता है, क्योंकि ऑब्जर्व चल रहा है। वो ऑब्जर्व कॉन्शियस भी चलता है, यानी जानबूझ के मैं देख रही हूँ मेरे पापा क्या कर रहे हैं, कैसे शर्ट पहन रहे हैं, इस आदमी से कैसे बात कर रहे हैं, इसे डांट रहे हैं, तो वो कॉन्शियस भी है और अनकॉन्शियस भी चलता है। आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ, या मैं अपने किचन में कुछ खाना बना रही हूँ और मेरे कान उधर हैं कि पापा कैसे बात कर रहे हैं बराबर वाले अंकल से, तो वो अनकॉन्शियस भी चल रहा है। और हमारी बॉडी भी ऑब्जर्व करती है, हम केवल अपनी आंखों से नहीं ऑब्जर्व करते हैं, हम अपने केवल सेंस ऑर्गन से ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हमारी बॉडी मेमोरी भी होती है, तो हम अपने बॉडी से भी ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कैसे, मैं समझा नहीं, आप थोड़ा सा समझाएंगे आप इसे? एक बच्चे का एग्जाम्पल लीजिए, एक छोटा बच्चा है, वो अपने टॉयज को लेकर के और उधर दूसरे कोने में बैठा खेल रहा है, और उसकी मदर और आंटी आपस में बात कर रही हैं। तो अचानक से वो कहती हैं कि इसका छोटा भाई ज़्यादा तेज है, ये फिर भी सीधा। वो एकदम से मम्मी की तरफ मुंह करके बोलेगा कि नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है, मैं भी इतना ही तेज हूँ, मैं भी बहुत होशियार हूँ, जैसा ऋषभ है, जैसा छोटा भाई है। तो इसका मतलब आपको ये लग रहा था कि वो नहीं सुन रहा है, वो इंगेज है, बट उसकी बॉडी, उसका जो एक नेटवर्किंग है नर्वस सिस्टम का, वो आपको भी सुन रहा है। मतलब दो जगह काम कर रही है, दो वो जगह अपना भी काम कर रहा है और हाँ, जो और आपकी दूसरी बात है जगह वो भी भी कर सुन रहा रहा है। है, वो भी सुन रहा है वो। लेकिन हम लोग आपस में अमूमन ऐसा सोचते हैं कि नहीं, बच्चा केवल अपनी किसी एक्टिविटी में इंगेज है, और आप मदर से या पेरेंट्स से या फादर से कहिए कि आप बच्चे के सामने ऐसा, नहीं 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 नहीं, वो अपने काम में था, बिजी था, वो दूसरे कमरे में था, जब हम ऐसी बातें कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, या जब ये सब चल रहा था, या तो बच्चा कहीं अपने होमवर्क करने में बिजी था। इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप जो भी एनर्जी एमिट करते हैं अपने अंदर से, जो भी एनर्जी आपसे रिलीज होती है, उस एनर्जी की क्वालिटी क्या है, ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, वो आपके आसपास रहने वाले सब लोगों में, या आपके आसपास रहने वाले सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में, सब में जा जा के वो इफेक्ट करती है, और वापस फिर आपके पास भी आती है। अगर आपने सुना हो रिफ्लेक्शंस, तो ज्यादातर हमारे साथ जो भी व्यवहार हो रहा है वो हमारे ही किए गए व्यवहार का रिफ्लेक्शन होता है, और वो हम तक वापस लौट के आता है। तो यही पुरुषों के साथ है, यही स्त्रियों के साथ है। पुरुषों को ऐसे ही सिखा दिया गया है कि आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है, तो इसलिए उन्होंने उनको एक्सप्रेस ना करना सीख लिया है, इवन उनको फील ना करना भी सीख लिया है ऐसे। लेकिन वो प्रेशर बहुत क्रिएट हुए जा रहा है उनके डीपर लेवल ऑफ माइंड पे, तो वो डिफरेंट तरीके से बाहर निकलता है। उनको अल्कोहल पीने की आदत हो जाती है, वो एडिक्ट हो जाते हैं, वो स्मोकिंग करने लग जाते हैं, या फिर वो ऐसे ग्रुप में बैठना शुरू कर देते हैं जहाँ पर जाके वो खूब गाली गलौज कर लें, किसी को कुछ भी कह दें, और फिर वापस लौट के अपने घर आ जाएं। तो इस तरीके से करने लग जाते हैं। या फिर वो एक अवॉइडेंस टेंडेंसी में आ जाते हैं कि मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, जो मैं कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी अपनी दूसरे को सुनने वाली, समझने वाली, वहाँ पर लैक करने लग जाते हैं, वो कम होने लग जाती है उनमें। तो ये अलग अलग तरीके हैं। कोई भी इमोशन या कोई भी उलझन, कोई भी परेशानी दमित करने से कहीं जाती नहीं है, दबा देने से कहीं जाती नहीं है, भेस बदलकर दूसरे रूप में बाहर आती है। जिस रूप में बाहर आती है वो विकृत होता है, वो खराब होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए हार्मफुल होता है, और हम ऐसा करते रहते हैं अनजाने में, जानबूझकर, और ठीक नहीं करते हैं। तो बजाय उसको किसी और रूप में बाहर लाने के, जिस रूप में है या तो उस रूप में बाहर लाएं या उसे ट्रीट करें। हाँ, उसके बारे में बात कीजिए, आप किसी को बताइए, पहले तो आप उसे समझिए कि मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे ये परेशानी हो रही है। कोई भी चीज़ कोई भी सॉल्यूशन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? अवेयरनेस से। आपको पता भी है आपके साथ क्या हो रहा है, तो अवेयरनेस, दैट इज द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज। दूसरा आपका होता है एक्सेप्टेंस। आप अवेयर तो हो गए हो कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये काम नहीं करना चाह रहा हूँ। अब फिर एक्सेप्टेंस भी, कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा या मैं किसी से इस बारे में बात करूंगा। एक्सेप्ट करना, अपनी ईगो को बता देना कि भाई ज़्यादा नहीं, छलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं है ऐसे सोचने की ज़रूरत है कि तेरे को लोग क्या सोचेंगे। यू शुड टॉक अबाउट इट, बता दो भाई,
और भी ज़्यादा बुरा हो, उससे अच्छा है कि इसके बारे में बात कर लो. दैट इज़ एक्सेप्टेंस. थर्ड आता है नाउ गो टू आस्क अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड आस्क. आप पूछो. अब कोई होगा जिससे बात करो, कोई घर में करो, किसी से, दोस्त से करो, किसी प्रोफेशनल से कर लो. अगर ऐसे लग रहा है कि मेरी कोई इमेज खराब हो जाएगी, मेरे को जज करेंगे लोग, मेरे बारे में बातें करेंगे, तो किसी प्रोफेशनल से कर लीजिए. वो कोई बात नहीं करेगा आपके बारे में, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं है आपके बारे में बात करने का. उसको दूसरे की बात सुननी है आपके तुरंत बाद. तो कोई मतलब नहीं वहाँ पर, है ना. तो वहाँ भी आप बता सकते हैं. और क्योंकि वो इसी फील्ड में डील कर रहे हैं वो लोग, तो वो आपको बेटर सॉल्यूशन भी दे देंगे. सो देन फर्स्ट अवेयरनेस, देन एक्सेप्टेंस, एंड देन आस्क, एंड देन अप्लाई. फिर जो बताया है, जो समझा है, जो पूछा है, जो जाना है, उसको अप्लाई करना है, उसको लागू करना है, उसको जीना है, उसको सीखना है, उसको व्यवहार में लाना है. हम यहाँ चूक जाते हैं. वी टॉक, वी आस्क एंड देन लीव. छोड़ो, हो जाएगा. फिर मिलता नहीं है समाधान. फिर हम कहते हैं यार मैं गया तो था वहाँ, बात भी की थी साइकोलॉजिस्ट से, कोई खास फर्क नहीं पड़ा उस बात से ना. क्यों नहीं पड़ा? अच्छा, उसने जो बताया था वो तुमने किया था, मुझे कोई सेंस नहीं बन रही थी उसको करने में. या वो कह सकता है कि एक बार किया था पहले, कभी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया था. ऐसे भी कह सकता है, कोई भी बहाना बना सकता है. या हाँ वो अभी करना है, उसे मैं करके देखूंगा, हाँ वो भी पेंडिंग है. तो ये भी आ सकता है. तो अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. मेरे थेरेपी चैम्बर्स में ये होता है. आई टेल द सजेशंस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, बट अगर वो फॉलो नहीं होते हैं तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम रहती है सबसे ज़्यादा, कि अभी तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है. उनसे पूछो होमवर्क पूरा किया? हाँ भी होमवर्क रह गया, दो होमवर्क आपने दिए थे वो भी रह गए हैं, तो भी उन्हें पूरा करो. तो जब उन्हें मन नहीं करता है पूरा करने का, अच्छा तो ज़बरदस्ती करो. क्योंकि अगर मन कर रहा होता करने का तो फिर यहाँ नहीं होते. मन नहीं कर रहा है इसीलिए यहाँ पे हो, तो करो. तो फिर वो करते हैं, एंड देन दे गिव द पॉजिटिव फीडबैक कि हाँ डॉक्टर साहब वो तो बहुत सही था, उससे तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है. तो हम अप्लाई नहीं करते हैं ना. हम कोई भी चीज़ सीख जाते हैं, ज्ञान हम कोई पढ़ लिया, सीख लिया कहीं से, अब हमारी इच्छा रहती है दूसरे को बता दो. हम ये नहीं सोचते हैं कि हम खुद जिए उस चीज़ को. हमने कुछ सीखा है, अब हम इसे जिए. तो मैं ये कहते होती हूँ कि स्टॉप रीडिंग हाउ टू लिव लाइफ, स्टार्ट टू लिव इट. पढ़ना और दूसरे को बताना बंद करो भाई. केवल पढ़ना और केवल बताना बंद करो, जीना शुरू करो. देन यू विल फील द रियल चेंज. नहीं तो तब तक नहीं समझ में आता कि कैसे चेंज आ सकता है. फिर वहीं घूम फिर के आप वहीं आ जाते हो. जैसे हैव यू सीन अ डॉग बिहेवियर? डॉग बिहेवियर है, कुत्ते होते हैं गाड़ी के पीछे भागते हैं, और गाड़ी वाला तेज चलाता है और तेज भागते हैं, और फिर गाड़ी तो आगे निकल जाती है, कुत्ता वापस वहीं आके बैठ जाता है, फिर दूसरी गाड़ी दूसरी के पीछे भागता है. तो बिजी बहुत है, दौड़ भी रहा है, लेकिन वापस वहीं आके बैठ जा रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है. तो ये बिहेवियर हम करते रहते हैं. हम मनुष्य ही लोग बिहेवियर करते रहते हैं. हम बिना बात ऐसी चीज के पीछे भागते हैं जिसको लेके हमें क्लैरिटी ही नहीं है कि हमें क्या मिलेगा. तुम भाग रहे हो उसके पीछे, वो आगे निकल जाएगा, वो गाड़ी का शीशा बंद कर लेगा, और तुम वापस आके वहीं बैठ जाओगे जहाँ से तुमने शुरू किया था. तो वो जानवर है, वो कर रहा है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस इतनी है, उसमें विजडम नहीं है. भगवान ने उसको मनुष्य बना के पैदा नहीं किया. हम क्यों कर रहे हैं? हमको जो कॉन्शियसनेस दी गई है हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हमने उसको शार्प नहीं किया है. तो हम भी वही एनिमल इंस्टिंक्ट वाला बिहेवियर कर रहे हैं. हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो हमें चाहिए नहीं, और फिर वो हमसे आगे निकल जाती है. फिर हम सोचते हैं अभी कोई दूसरी आएगी उसके पीछे भागेंगे, और ऐसे करते करते जीवन ही निकल जाता है. तो दैट इज़ वाई यू विल बी लिसनिंग टू सेइंग पीपल कि अरे क्या रखा है इस जीवन में, तो सब ऐसा ही है, सब बेकार है, सब रखा रह जाता है, ये हो जाता है. ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो लोग, और थोड़े समय बाद आप उन्हें देखेंगे वो उसका बिल्कुल अपोजिट बिहेव कर रहे होते हैं. बिकॉज दे डोंट नो, वो जानते ही नहीं है, उन्होंने कभी अपने ऊपर उस चीज़ को एहसास ही नहीं किया है कि वो खुद ऐसे हैं जैसा वो दूसरों को कह रहे हैं. जिस तरह वो दूसरों की आलोचना कर रहे हैं वो सब चीज़ें उनमें ही शामिल हैं. जो चार लोग जो बातें करते हैं वो वही है. वो वही है.
क्योंकि वो भी उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उन्हीं का बेसिकली कंपोनेंट है, उन्हीं का पार्ट है, वही ग्रुप है वो बेसिकली। तो ये इल्यूजन है, और ये श्रीमद् भागवत गीता में बहुत अच्छा कहा गया है इसके बारे में। हम लोग बात कर रहे थे अध्याय 3 श्लोका 33, वो इस बारे में बात करता है कि कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। उसमें कहते हैं वो कि सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेन ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यन्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यन्ति। परिस्थिति आने पर ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। तो अवश्य युद्ध करेगा तो ही। दमन कैसे कंट्रोल कर सकता है उसको, दमन से कैसे ठीक हो सकता है वो। और वो आगे आगे और भी अच्छा श्लोका है उसमें कि वो इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। हम सबकी जो इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, उन्हें कोई चीज पसंद है, कोई चीज नहीं पसंद है, राग द्वेष। तयो न वशमगाच्छेत, यानी कि बुद्धिमान लोगों को ये दोनों की ही कंट्रोल में नहीं आना चाहिए, ना तो राग के ना द्वेष के, ना लाइकिंग के ना डिसलाइकिंग के, क्योंकि ये दोनों ही उनके मार्ग में बाधक हैं। उनकी जो चेतना है, उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनका जो विजडम है, उसको वो रोक देंगी। सपोज करिए मैं कोई फलाना कोई व्यक्ति है, मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन उससे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो मैंने अपना नुकसान कर लिया क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसने कभी मेरी बुराई कर दी थी, तो मैं उसको नहीं पसंद कर रही हूँ। तो मैं ऐसी कौन सी बात है कि मैं अपने बुराई से इतना डर रही हूँ। आप किसी व्यक्ति को और भी डायमेंशंस में देख सकते हैं ना कि वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे उससे ये सीखना है, और कमियां तो मुझ में भी हो सकती हैं। यदि उसने मेरी कोई बुराई करी है तो ठीक है, एक्सेप्टेंस है उस बात के लिए, देखेंगे। अगर वो मायने रखती है तो बदलेंगे, मायने नहीं रखती है तो लेट इट बी। बहुत लोग हैं जो बुराई करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो हमें थोड़ा बड़ा सोचना चाहिए ना। तो ये बात हम सब में एक दुर्योधन वास करता है। दुर्योधन ने ये बात बोली थी ना कि पता तो मुझे है कि मेरी प्रवृत्ति गलत है, मेरी प्रकृति गलत है, ये मैं जानता हूँ, मुझे ज्ञान है, लेकिन मैं स्थिति आने पर वैसा ही व्यवहार करने लग जाता हूँ जैसा कि मुझे उस समय जिसके लिए कि मैं गलत माना जाता हूँ। तो ये दुर्योधन हम सब में ही वास करता है कहीं ना कहीं, कि हम ज्ञान होने के बावजूद भी अपने टेम्परामेंट के अनुसार व्यवहार कर जाते हैं। जैसे किसी अच्छे वयस्क व्यक्ति को पता है कि गुस्सा करना बुरी बात है, गुस्सा करने से नुकसान होता है, लेकिन जैसे ही उसको कोई भला बुरा कहता है या उसका कोई नुकसान होता है छोटा सा, या उसकी उम्मीदों के अनुसार उसके घर वाले व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, चीजें भी तोड़ सकता है। या आप तो देख ही रहे हैं, अपराध भी हो रहे हैं, गोलियां भी चलाई जा रही हैं। तो ये क्या है, ज्ञान होने के बावजूद भी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करना, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है, हम लोग आत्मचिंतन नहीं करते हैं। हम लोग अवेयर हो जाते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं तो समाधान नहीं पूछते हैं, पूछ भी लेते हैं तो उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो इस वजह से चेंज नहीं आता है। तो जैसे आपने कहा कि कोई घर में अकेला रहता है तो भी खुश है, और फैमिली के साथ बैठा है तो भी खुश है, इमोशनली अच्छा फील करता है, और सोशली अगर लोगों से मिलता है तो भी खुश है, लेकिन इनका एक मिक्सचर, अगर किसी को सिर्फ अकेले रहना पसंद है और वो ना फैमिली से ज़्यादा बात करता है, ना सोशली ज़्यादा एक्टिव है, या फिर कोई ऐसा है जो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अकेले रह के उसको घबराहट होती है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? जब भी आप कहीं से भागना चाहोगे तो कोई वजह तो होगी कि आप वहां से भागना चाह रहे हो, तो क्या आपकी नज़र में ये प्रॉब्लम है? क्यों भागना चाह रही हूँ मैं वहां से, यहाँ से उठ के भागना चाहूँ अभी। डिपेंड करता है मेरी नज़र में कि अगर हम हर चीज़ से भाग रहे हैं या बार बार चीज़ों से भाग रहे हैं तो शायद प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी भाग रहे हैं तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही जवाब है। बेसिकली हमने कहा ना एक बार अभी कि डिग्री का डिफरेंस होता है, काइंड का डिफरेंस नहीं है। तो प्रकार का अंतर नहीं है, मात्रा का अंतर है। तो यदि हम हमेशा ही भागते रहते हैं और थोड़ा देर हमको खुद के साथ अकेले घर में छोड़ दिया जाए बैठने के लिए, और बस हमने इसे फ़ोन मिलाया उसे फ़ोन मिलाया, मन नहीं लग रहा, जल्दी आ जाओ, कहाँ चले गए और इतना टाइम दे के गए थे, इतनी देर हो गई, तो जो बाहर गया उसको भी आपने परेशान कर दिया, तो या आप भाग गए गाड़ी उठा के, तो पता ही चल रहा है कि प्रॉब्लम है। और यदि आप जैसे ही कोई घर में आया, कोई छोटा सा फंक्शन हुआ या आपको किसी से हाय हेलो करनी है, आप
इस वाले कमरे में जाके बैठ गए कोने में, आपने कुंडी बंद कर ली, या आपने कह दिया कि मैं घर पे नहीं हूँ, कोई आपके गेट पे खड़ा है कि नहीं मैं घर पे नहीं हूँ भाई साहब, मैं तो कहीं बाहर गया हूँ, तो भी पता चल रहा है कि प्रॉब्लम है। स्ट्रेस को लेके मैम आजकल लोग बहुत जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। जितने लोग पहले स्ट्रेस रहते थे, अब ज़्यादा है। आज के टाइम पे स्टूडेंट भी स्ट्रेस्ड हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी स्ट्रेस्ड हैं, और जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी स्ट्रेस्ड हैं। तो इसकी क्या रीज़न आप देखते हैं कि इस तरह स्ट्रेस लोगों की लाइफ में क्यों बढ़ता जा रहा है? सी पहले सीमित संसाधन थे और सीमित काम हमें करने होते थे। अभी असीमित संसाधन है, असीमित हमारे पास सूची है काम करने की, रोल हमारे बढ़ गए हैं, विश लिस्ट है बहुत ज्यादा। हमारी खुद की विश लिस्ट भी बढ़ गई है, हमसे भी जो दूसरे लोगों की विशेष हैं वो भी बहुत बढ़ गई हैं। तो जब सभी चीज बढ़ रही हैं तो स्ट्रेस बेचारी कौन से छोटे घर की बहन है, वो भी बढ़ेगी ही। मेरा क्वेश्चन है, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस के क्या इफेक्ट्स होते हैं? क्या स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव इफेक्ट्स डालता है या कभी कभी पॉजिटिव भी होता है? स्ट्रेस तो दबाव है, जब भी आप प्रेशर फील करेंगे वही स्ट्रेस है। स्ट्रेस यदि आपने लंबे समय तक अपने अंदर, यानी दबाव यदि लंबे समय तक रह गया, तो वो शारीरिक इफेक्ट डालता है, मानसिक इफेक्ट डालता है। आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं और आपके मन में भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं। आपको डर लग सकता है, आपको आपके बॉस ने कोई काम खत्म करने के लिए डेडलाइन दी है, उसने बोला है कि ये काम 20 जुलाई तक हो जाना चाहिए। अब आप उससे पहले कुछ और कामों को करने में बिजी हैं, या आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन साथ में आपको ये भी पता है कि वो 20 जुलाई आ रही है, तो वो एक 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 ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है अंदर, वो आपको ट्रिक कर रहा है बार बार। तो वो दबाव जैसे जैसे 13 तारीख जाएगी, फिर 14 जाएगी, फिर 15 जाएगी, जैसे जैसे 20 आएगी तो दबाव बढ़ता जाएगा। और यदि आप इसको, फिर जब 19 आ गई तब आप एक्टिव हुए, तो आप उसको बहुत हड़बड़ाहट में पूरा करेंगे, उस काम को कामली नहीं कर पाएंगे। तो लगभग जब से आपको वो डेडलाइन दी गई है तब से ही आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस हो गया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमारे अंदर एक नर्वस सिस्टम होता है, हमारा एक ब्रेन का भाग होता है जो कि हमको किसी भी दबाव से, किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति से जूझने में और लड़ने में और डील करने में मदद करता है। तो आपको क्योंकि डेडलाइन दी है 20 तारीख, तो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कह रहा है 20 तारीख आने वाली है, आपकी थोड़ी सी हार्ट बीट है, अरे तो बहुत टाइम है, आप उसे समझा देते हो, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसे समझा देता है अभी तो टाइम है, लॉजिकल ब्रेन। फिर जब 20 तारीख आ गई, अब तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहता है भाई अब 20 तक नहीं हुआ काम तो तू गया। और अब ऑटोनॉमिक क्या कह रहा है कि मैं तो तब से ही कह रहा हूँ। तो एड्रिनलिन भी आपका हार्मोन है, वो भी आपका ज़्यादा निकलने लगा। अब आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, पल्स रेट बढ़ रहा है, आप तेज तेज सांस ले रहे हो, आप जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, आप खाना यहाँ साइड में रखा है, यहाँ से निकल रहे हो, आपने एक टुकड़ा खा लिया, फिर वापस आपने वहाँ से पेपर उठाए, फिर एक टुकड़ा खा लिया, एक कप सिप ले लिया कॉफ़ी का। तो ऐसे आपने खाना खाया, वो भी जल्दी में खाया, डाइजेशन भी गड़बड़ हुआ उसकी वजह से, और आपको रिलैक्स भी फील नहीं हुआ, आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई और काम भी ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि काम को कम से कम 15 घंटे देने थे, आपने सिर्फ 12 घंटे दिए हैं। तो आप फिजिकल रूप से भी डैमेज होते हो, मेंटली भी डैमेज होते हो, यदि आप स्ट्रेस को लंबे समय तक या हर किसी काम में ही अगर आप दबाव को अपने अंदर रहने देते हो। इसको आप एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज जैसे ये मोबाइल है ना, मैंने इसको ऐसे अपने हाथ पे रख दिया, तो क्या मुझे अभी ये नुकसान देगा? नहीं, कुछ नहीं है, अभी तो मैंने ऐसे कुछ किया, उठा के इसको इधर रख दिया, है ना। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ रखे ही रहने दूं एक थोड़े और लंबे समय तक, थोड़ी देर में हाथ दुखने लगेगा। हाँ, और तभी भी रखे रहने दूं तो दर्द यहाँ भी आ जाएगा, डैमेज हो जाएंगी बिल्कुल cells। बिल्कुल। और यही 12 घंटे तक अगर रखे रहने दो तो मेरा हाथ भी पैरालाइज हो सकता है, क्योंकि मेरा ब्रेन बोलेगा कि भाई बहुत ज्यादा हो गया अब तो, ये अब नहीं मैं इसको सपोर्ट कर सकता, इसको हटाओ। हाँ इसे हटा दो, छोड़ दो। तो यही स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस अपने आप में बुरी नहीं है, आप उसको कितने समय तक अपना दोस्त बना के रख रहे हो, वो दुश्मन है पर आपको दोस्त नजर आ रहा होगा, तो
वो तब बुरी है। आप उसको जल्दी जल्दी से वाइंड अप कीजिए। स्ट्रेस आई, स्ट्रेस मीन्स कोई किसी भी काम को करने का एक आपके पास मोटिव आया कुछ भी, तो आपने हाँ ठीक है मैं इसे जल्दी कर दूंगा, मैं इसे ठीक से कर दूंगा, और आपने इसको कर दिया ठीक तरीके से। नहीं आता है तो भी आपने कुछ देखा कि मना कर दिया या कोई किसी से सीख लिया, तो स्ट्रेस नहीं है, थोड़ा बहुत है बट दैट इज़ ओके फॉर योर माइंड एंड बॉडी, क्योंकि स्ट्रेस हमें थोड़ा चाहिए भी। यदि हमारे पास थोड़ा बहुत स्ट्रेस या इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी तो हम क्यों करेंगे किसी। कहीं ना कहीं स्ट्रेस मोटिवेशन का काम भी करता है, हाँ, एक तरीके से वो आपके लिए ड्राइविंग फैक्टर है एक। थोड़ा बहुत चैनलाइज करता है हम्म, आपको ऐसे, बट इट शुड बी इन मॉडरेट, इवन लेस देन मॉडरेट। हम्म। होना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा कि आप परेशान होने लगे। मैम, मेंटल हेल्थ की हमने बात की, अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेंटल इलनेस क्या होती है और इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे भी आप एक्सप्लेन करना चाहें। मेंटल हेल्थ अलग चीज़ है। मेंटल इलनेस, पुअर मेंटल हेल्थ यदि हो जाए तो उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं चल रही है और बहुत लंबा समय हो गया है तो आपको कोई मानसिक रोग हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड मेंटल इलनेस। मानसिक स्वास्थ्य कभी कभी आपका अच्छा भी नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मानसिक रोग हो गया है। कभी कभी लोग ऐसा समझ लेते हैं कि इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो ये मेंटल इल है। इल है। देयर इज़ अ डिफरेंस। पुअर मेंटल हेल्थ ये होती है कि अ, आप जैसे बिस्तर पे पड़े हैं तो पड़े ही हैं, आपका मन नहीं कर रहा उठने, और इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ठीक है भाई चल रहा है काम, ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप चाह रहे हैं खाना भी वहीं मिल जाए आपको, वो भी आपने ले लिया खा लिया, फिर अब आप उठा के वो भी रख भी नहीं रहे हैं, जो यूटेंसिल्स यूज़ हुए हैं खाने में वो भी आप नहीं रख रहे। उसके बाद आप अपना पर्सनल जो आपकी हाइजीन है उस पर भी सपोज फोकस नहीं कर रहे हैं। आपसे कोई कोई काम बता रहा है, आप कह रहे हो यार इससे बता दिए यही कर ले तो ठीक है, इस तरह से। तो इस तरीके का यदि आपका ढुलमुल जीवन है, कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि आप दूसरों की बुराई किए जा रहे हैं, आप बहुत जेलस करते हो लोगों से, या आप बहुत जल्दी यदि आप अच्छा वर्किंग हो, एनर्जेटिक हो, लेकिन आप बहुत जल्दी यदि आपका कोई ऑफिस में आपका साथी है, वो अगर उसको कोई प्रोग्रेस मिल जाए, उसकी कोई तारीफ कर दे, तो आप बहुत जल्दी हीन भावना का शिकार हो जाते हो, आपको लो फील हो जाता है। या आप सिर्फ ये चाहते हो कि आप ही की सारी इच्छाएं पूरी होते रहें, लोग आप ही की बात सुनते रहें, लेकिन जैसे कोई आपको अपनी बात सुनानी शुरू करे तो आप वहां से निकल लेते हो साइड। तो ये पुअर मेंटल हेल्थ की निशानी है, बट ये मेंटली इल नहीं है ये बंदा। लेकिन अगर ये इसमें आप किसी भी सिम्टम को 1 डिग्री से ज़्यादा बढ़ा दें, उसको बहुत ज़्यादा, वो हमेशा ही आ जाए उसके एटीट्यूड में, वो हमेशा ही लो फील करता रहे, वो हमेशा ही नींद 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 आते रहे उसको, वो हमेशा ही आलसी ही बना रहे, या वो हाइजीन पे कभी ही ध्यान ना दे, या वो हमेशा ही अकेला ही फील करता रहे, तो उसको मेंटल इलनेस आ जाएगी। मेंटल इलनेस इज दी माल फंक्शनिंग, आपके थॉट में आपके विचार बिगड़ जाते हैं, आपका फीलिंग्स, आपके इमोशंस बिगड़ जाते हैं, और आपका व्यवहार बिगड़ जाता है। यानी आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग एंड आपकी फंक्शनिंग, तीनों माल फंक्शन हो जाता है, तीनों बिगड़ जाता है। अब आप मेंटली इल होने की तरफ चले गए हैं या हो गए हैं एक तरीके से। और मेंटल इलनेस कोई सी भी हो सकती है। आपको एंजाइटी हो सकती है, यदि आप घबरा जाते हैं चीज़ों से बहुत ज़्यादा, आप डर जाते हैं, तो आप इसका मतलब चिंता अधिक करते हैं। कोई कल्पना आप इमेजिन कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको डर लग जाता है और आप चिंतित हो जाते हैं। चिंता का मतलब हो जाता है कुछ भी इतना अधिक सोच लेना और उस परिणाम को सोच करके अभी की मोमेंट में, अभी के टाइम में डरने और घबराने लग जाना। चिंता वो होती है जिसका पता नहीं कि होगा भी या नहीं होगा, 90% ऑफ द टाइम होता ही नहीं है, हम्म, लेकिन हमारे दिमाग में वो अभी इसी पल हो रहा है। वो कभी होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने उसको आज ही जी कर लिया। लिया, आज ही जी लिया है मैंने उसको। तो दिस इज कॉल्ड एंजाइटी। फिक्शनल
इमेजिन्ड अनरियलिस्टिक फियर, फिक्शनल है लेकिन इमेजिन्ड है, अनरियलिस्टिक है, ऐसे फियर, एंड आई लिव दैम इन प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज एंजाइटी, वो जो डर है आपको। फिर अब आप इससे बचोगे, आप भागोगे, कुछ करोगे तो आप उठा के झाड़ू लगाना शुरू कर दो, अभी तो थोड़ी देर पहले तो लगाई थी, अभी फिर से लगाना शुरू कर दो। या आप ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बहुत सारे लोग ना ऐसे ऐसे करते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे, ये भी चल रहा है। तो ये सब आपके बचने के तरीके हैं उस और डर से, उस घबराहट से, जो कि अब आपके गहरे लेवल पे माइंड के बैठ गई है। अब आपको खुद भी नहीं पता कि आप ये क्या कर रहे हैं, और आप ये अमूमन लोगों से बात करते समय भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपको नहीं पता आप कर रहे हैं, बट आप दूसरा व्यक्ति देख सकता है कि ये मैडम क्या कर रही है, क्योंकि आपको ये आपके दिमाग के जो सबकॉन्शियस लेवल है वहां से आ रहा है, ये आपने सीख लिया है वो डर से बचने का एक तरीका, लेकिन बचते नहीं है, बच नहीं पाते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट द हेल्दी वे ना। तो एंजाइटी आ सकती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, दिस इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव, इस तरीके के जो एक्ट आ जाते हैं, यानी विचार आ जाना जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है, फिर वो विचार एक्शंस में बदल जाना जिस पर आपका फिर नियंत्रण नहीं है, तो वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। पैनिक अटैक आ सकते हैं, आपने जैसे फियर ऑफ डेथ है, मेरे पास एक पेशेंट हैं जिनको इस बात का फियर रहता है कि कल को उनके मम्मी पापा नहीं रहेंगे, तो वो जब नहीं रहेंगे तब क्या होगा, तब अलग बात है, तब देखेंगे, बट वो उनको आज ही लगने लग जाता है कि मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, मैं क्या कर पाऊंगी या कर पाऊंगा फिर ऐसे, और मुझसे तो फिर कुछ नहीं होगा, और सब कुछ खत्म ही होने वाला है इवेंचुअली, फ्यूचर में भी कुछ नहीं है, फ्यूचर भी खत्म होने वाला। तो अब जब होगा वो चीज़, जब होगा, लेकिन जितना डर, जितना पैनिक वो व्यक्ति को आज फील होता है, हो सकता है उस समय फील ना हो जब वो चीज़ें कभी वास्तव में होंगी या जैसे भी। तो ये इतना भयानक है ये एंजाइटी, और डिप्रेशन भी हो सकता है, ये सोचकर सैडनेस आ जाती है, और यही सैडनेस अगर बहुत लंबे समय तक रह जाए, 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ सकते हैं, आप हर बात पे गुस्सा करते रहते हैं, हर बात पे, आपको जो भी बात आपकी नहीं मानी गई परिवार में, आप गुस्सा करके ही उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये आपकी टेंडेंसी बन जाएगी। तो आपको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, चीखना, चिल्लाना, अंदर से गुस्से की लहर उठते रहना, बहुत लोगों को उठते हैं, रुकते ही नहीं है, एक बार गुस्सा आता है, बढ़ता है, फिर बढ़ता चला जाता है, तो ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। आप अपने आप को लेकर आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं रखते हैं, आप अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं, तो आपको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, यानी लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, अगर कहीं दो लोग खड़े हैं कि ये मेरे बारे में तो कुछ नहीं कह रहे, ये मेरे बारे में कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहे हैं, वो उससे मेरे लिए तो कुछ नहीं कह रही है ऑफिस में, क्योंकि मैं आज 5 मिनट लेट हूँ तो ये कह रही होगी ये देखो लेट आया है। तो ये चीज़ें अगर कभी कभी होती हैं, दीज आर ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सबके साथ होता है। आई ऑलवेज टेल टू माई पेशेंट्स, माई क्लाइंट्स, माई स्टूडेंट्स कि हम सब हंसते हैं, हम सब रोते हैं, हम सब दुखी होते हैं, हम सब बहुत खुश भी होते हैं, हम सबको अकेलापन भी फील होता है, लेकिन क्या हम हंसते ही रहते हैं, क्या हम दुखी ही होते रहते हैं, क्या हमें अकेलापन ही फील होता रहता है, ये प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पर हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। तो डिग्री का डिफरेंस है, काइंड का डिफरेंस नहीं है। जो व्यक्ति सड़क पर है, स्किज़ोफ्रेनिक है, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, हंस रहा है, हंसे हंसे जा रहा है, हंसे हंसे जा रहा है, गिगल्स कर रहा है, और गिगल्स तो हम भी कर रहे हैं बैठ के, तो डिफरेंस क्या है, हम किसी वजह से कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम नहीं करेंगे, वो व्यक्ति करे ही जा रहा है, उसका वो सिस्टम फेल हो गया है, न्यूरल सिस्टम, उसका क्लच ब्रेक, एक्सेलरेटर, वो सब नहीं है उसके हाथ में। यानी कि जो मुझे समझ आया, अकेले रहना प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अकेले ही रहना ये प्रॉब्लम है। हंसना, रोना, नाराज होना, गुस्सा होना
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा यही करते रहना यस प्रॉब्लम है। यस। ओके। आपने सुना है ना वो कि ये जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छिपा रहे हो। अक्सर आपको ऐसा मिल जाएगा कि बहुत ज़्यादा बात बात पे हंसने वाले लोग और बात बात पे एकदम ये शो करने वाले कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये अंदर से अकेले होते हैं। अंदर से कुछ है गहराई में जो कि बाहर उसका उल्टा व्यवहार करा रहा है और ये उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास पेशेंट थे एक, वो अगर आप उनको मिलेंगे, बात करेंगे तो यू विल फाइंड हिम वेरी नॉर्मल एंड हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पर्सन, क्योंकि वो जो भी बात कहते हैं उस बीच में कहीं ना कहीं हंसी आ ही जाती है और बल्कि कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा भी आ जाती है। कि हाँ हाँ ये तो मैं 1 मिनट में कर लूँगा, इधर इधर दीजिए इसको, मतलब थोड़ा हंसी रहती है, परसिस्टेंस है, वो एक तरीके से बनी हुई है। तो बाद में जब उनसे बात की, पता चला, अब आप ऐसी किसी के व्यवहार को देखकर जज तो नहीं करेंगे, लेकिन जब उनको लगा कि हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, उनको कहीं ना कहीं से जैसे भी आई होगी ये बात दिमाग में, तो जब उन्होंने अप्रोच किया और पता चला तो वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको एंजाइटी है और बहुत ज़्यादा उनको ये लगता है कि मैं अनवर्दी हूँ, मैं किसी काम को ठीक तरीके से नहीं कर सकता, नाकाबिल हूँ। हाँ। और जबकि वो व्यक्ति जीनियस है। आपके लिए ये सुनकर आपको सरप्राइज होगा, ही इज़ अ टॉप रैंकर इन CSIR नेट, जो ये एग्जामिनेशन होता है, और वो PhD वगैरह भी बहुत हायर इंस्टीट्यूट्स वगैरह से कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो इतना एकेडमिकली टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा होशियार है पढ़ने में, सब चीज़ों में, वो ऐसे सोच रहा है अपने बारे में। तो ये बाहर का सच नहीं होता है, ये अंदर से हमको ऐसे फीलिंग आने लग जाती है और ये हमारा सच होता है। इस पॉडकास्ट को हमने 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड किया है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कुछ रियल लाइफ केसेस के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।